Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is important from upcoming mains exam perspective. Topic है privatization versus nationalization of banks. तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। 14 बैंक्स को तब नेशनलाइज किया गया था, फिर और 6 बैंक्स को 1980 में नेशनलाइज किया गया था। और अब हाल फिलहाल में भारत सरकार जो है वो फोकस कर रही है ऑन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। पहले हमने प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया, अब उन्हीं नेशनलाइज्ड बैंक्स को हम लोग प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू हैपन एज पर शेड्यूल। तो अगले साल तक बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो प्राइवेटाइज हो सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग मेंस के लिए। और दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? वैसे तो आपको पता ही है कि भारत सरकार कि शेयर होल्डिंग किसी भी कंपनी में कितनी है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो कंपनी जो है वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कही जाएगी या प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कही जाएगी। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड आर डिफरेंट। आई होप आपको बेसिक इकोनॉमी की क्लासेस वाली बात याद आ रही होगी। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी में भारत सरकार के शेयर हैं 100%। अभी भारत सरकार अपने शेयर्स को उस कंपनी में बेचना शुरू कर दे तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। और अगर अपने शेयर्स को बेचते हुए वो अपने शेयर होल्डिंग्स को भारत सरकार 50% से कम कर दे और 50% से ज़्यादा शेयर वो प्राइवेट होल्डर्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे दे और अपने शेयर होल्डिंग को वो 50% से कम कर दे, तो उसी प्रोसेस को कहा जाएगा प्राइवेटाइजेशन। तो चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेटाइजेशन हो, दोनों में ही भारत सरकार अपने शेयर्स को बेच रही है, ऑफलोड कर रही है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट इज जब तक भारत सरकार अपने शेयर्स को बेच रही है बट इट इज़ कीपिंग द कंपनी एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अगर अपने शेयर्स को बेचते वो उस कंपनी के जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दे तो द सेम प्रोसेस विल बी नोन एज प्राइवेटाइजेशन। और वही प्राइवेटाइजेशन का उल्टा है इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर भारत सरकार अगर उसके शेयर्स खरीदे तो उसको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन एज लॉन्ग एज the overall shareholding of the government is less than 50%, the same company will be known as private sector enterprises। और अगर भारत सरकार उस कंपनी के शेयर्स खरीदते 50% से ज़्यादा शेयर अपने नाम कर ले तो द सेम प्रोसेस वुड बी नोन एज नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और स्टेट टेक्स कंट्रोल ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री। तो मतलब 50% से ज़्यादा कंट्रोल ले लिया किसी प्राइवेट सेक्टर का, कंपनी का, तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा नेशनलाइजेशन। That nationalization process involves transfer of ownership from private entity to government, public ownership। वही उसका ठीक विपरीत या उल्टा होगा privatization, where the ownership of a government या public sector enterprise will be transferred into a private hand or to a private sector। तो अगर देखा जाए तो दौर जो 1970s का जो टाइम था, that was the phase of mass level nationalization। And this mass level nationalization started post 1967। 1967 के बाद से आप देखोगे कि बहुत सारा नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ हमारे देश में। 14 बिग कॉमर्शियल बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन 1969। इंश्योरेंस कंपनीज वेयर नेशनलाइज्ड इन 1972। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड इन 1973। 6 कॉमर्शियल बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन 1980। तो ज़्यादातर जो नेशनलाइजेशन है वो इंदिरा गांधी जी के रेजिम में हुए हैं। तो इंदिरा गांधी की सरकार वाज मोर फोकसिंग ऑन नेशनलाइजेशन। इट हैड ट्रस्ट इशू, यू मे से, टू सम एक्सटेंट ऑन द प्राइवेट सेक्टर कि प्राइवेट सेक्टर विल लीड टू मोनोपोलाइजेशन एंड लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन मासेस। तो जरा देखते हैं कि आखिर क्या ऐसे कारण रहे 1970s में जिस कारण से भारत सरकार ने ऐसा सीरीज में नेशनलाइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया। So the major reason was 2 wars were being fought in 1960s। One war with China, second with Pakistan। अब वॉर का क्या रिलेशन है नेशनलाइजेशन से? जब 2 मैसिव वॉर लड़े जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट सीधा इकोनॉमी पे पड़ेगा। इकोनॉमी बिकेम वेरी फ्रजाइल, वीक। और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट पेस पे लाने के लिए गवर्नमेंट ट्राइड टू टुक control of different sectors in its own hands। When economy is doing well on its own,
then government need not to interfere into the process. But when economy is not performing well, then government will have to take control. And that is the reason why after two wars, when the Indian economy was not doing so well, the government tried to take control of the Indian economy by nationalizing so many different sectors like commercial banks, insurance या coal industry. उसके अलावा वो वक्त ऐसा था जब देयर वेर अ लॉट ऑफ मोनोपोलीज अमंगस्ट प्राइवेट प्लेयर्स. तो प्राइवेट प्लेयर वेर प्रैक्टिसिंग मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स. स्लो ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी का चल रहा था. आपको याद होगा अगर आपने कभी भी प्लानिंग कमीशन पढ़ा है, उनके अलग अलग फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, सेकेंड प्लानिंग कमीशन, तो मोटा मोटा आपको याद होगा कि 1966 से लेकर के 69 तक का वो टाइम था जब प्लानिंग हॉलीडे ली गई थी, क्योंकि देश में इकोनॉमिक कंडीशंस इतने ख़राब थे कि 5 ईयर के प्लान्स किए ही नहीं जा सकते थे. तो एक साल बाद क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी. तो हु वुड थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन 5 ईयर्स. सो दैट इज़ वाई 3 प्लान हॉलीडेज वेयर टेकन, 3 ईयर्स ऑफ प्लान हॉलीडेज वेयर टेकन फ्रॉम 1966 टू 69. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी और इस कारण से भारत सरकार ने नेशनलाइजेशन का फैसला किया. आपको एक और बात सोचनी चाहिए, 1967 या 68 का जब टाइम था वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम, राइट. और ग्रीन रिवॉल्यूशन में फार्मर्स को बैंक से क्रेडिट की ज़रूरत थी, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी ये सब चाहिए. तो agriculture was getting commercialized after green revolution. Farmers were needed to make huge investment and then they were also expecting huge return after green revolution. तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फार्मर्स को बैंक क्रेडिट की ज़रूरत थी और उसके लिए उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होना ज़रूरी था. और प्राइवेट सेक्टर्स, जो उस टाइम के जो प्राइवेट बैंक्स थे, उनसे आप बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लोन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यू सी 1951 से लेकर के 1968 तक का ये डेटा है. ओनली 2% of the total loan disbursed by the banks went to agriculture sector. Government wanted to increase financial inclusion of farmers. Government wanted farmers to get direct credit from the banks so that they could make investment in their fields and could sustain the benefits of green revolution. और ये कारण है, एक बड़ा कारण है कि भारत सरकार ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया 1960s के दौर में, 69 में जाकर के. तो आप बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस है इसको सीधा सीधा जोड़ करके देखिए विथ ग्रीन रिवॉल्यूशन. एट द सेम टाइम जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा बैंक के कारण, पब्लिक सेक्टर बैंक के कारण, तो बैंक्स रूरल एरियाज़ में भी अपना ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे और उससे फिर रूरल अर्बन जो डिवाइड है, रूरल अर्बन जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, वो कुछ हद तक कम होगा. तो रीजनल इम्बैलेंस को टारगेट करना वाज ऑल्सो अ गोल अंडर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. लेकिन हाँ, नेशनलाइजेशन का कई सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी ज़रूर झेलना पड़ा. हम अगर ओवरऑल बात करें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैंक्स बट ओवरऑल भी अगर बात करें, तो नेशनलाइजेशन का एम्फेसिस पे एक्सेसिव फोकस ऑन नेशनलाइजेशन से 1970s के दौर में उसका हमारी इकॉनमी को नेगेटिव इम्पैक्ट भी उठाना पड़ा. क्योंकि आपको पता है कि जब सरकारी कंपनियां चलाएंगी, नेशनलाइजेशन करेंगी, तो इनएफिशिएंसी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिस्चार्ज सोवरेन फंक्शन, इट डज नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन. Right now, we are part of SPM IS Academy, which is a private organization. So we face competition, and that is why we try to evolve. That's why we try to do better and better on daily basis. The main reason is competition. But if it was a government organization, then I would be discharging a sovereign function, and then competition would be gone. There is no competition. You are running a government organization, and who can be competitor to the government? Because that is the definition of government. It is a sovereign. No competition. तो लेस कंपटीशन के कारण इनएफिशिएंसी आनी शुरू हो गई. ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस को, ज़्यादातर कंपनियों को जब सरकार ने नेशनलाइज कर दिया तो इनएफिशिएंसी आनी शुरू हो गई, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आना शुरू हो गया. जो प्राइवेट बच भी गए थे ऑर्गेनाइजेशंस, उन पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया सरकार ने, लाइसेंस के रिस्ट्रिक्शन, कोटा के रिस्ट्रिक्शन. इसीलिए वो दौर जो है 1960s वाला दौर, उसको लाइसेंस राज या कोटा राज नाम से जाना लगा. सरकार के बहुत सारे जो लिमिटिंग अप्रोच थे, रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच थे टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, एंड दैट कुड बी डिफाइंड थ्रू द नेम लाइसेंस राज, कोटा राज. अगर आपने मूवी देखी हो गुरु मूवी, तो उसमें अभिषेक बच्चन को दिखाया गया है एज ए बिजनेस मैन ऑफ दैट एरा, अ बिजनेस मैन ऑफ 70s और 80s, अ बिजनेस मैन हु इज़ फ्रस्ट्रेटेड
फ्रॉम एक्सेसिव गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। वो कह रहा है क्या करूं, हर बात पे तुम रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। तो एक जगह कोर्ट में वो बैठा है, फिर वो उसको खड़े होकर के अपना जवाब देना है, तो पूछता है खड़ा हो जाऊं या उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। मतलब ये डायलॉग बताता है कि ही वाज सो फेड अप विद द लाइसेंस राज, कोटा राज, की हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए। अभी तुम सोचो, मुझे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करने के लिए लाइसेंस अप्लाई करना पड़ जाए, राइट, या हर महीने लाइसेंस रिन्यू करना पड़ जाए कि आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है, तो हाउ रिस्ट्रिक्टिव इट वुड बी। लाइसेंस राज, कोटा राज। So that was killing entrepreneurship, that was killing innovation. At the same time, so many nationalized organizations were there, nationalized enterprises were there. They were leading to inefficiency, wastage of resources. और जब बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, नेशनलाइज्ड अलग अलग सेक्टर में कंपनियां हो गई, तो उनको एक्सेसिव प्रोटेक्शन मिलने लगा भारत सरकार से। इसको कहा जाता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आपका कंपटीशन नहीं है। When no competition, then you are protected. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के कारण हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो वर्ल्ड क्लास नहीं बन रहे थे। जब आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं बनाओगे एट ए चीपर रेट, तो नेचुरल सी बात है कि आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाओगे। आपको आपकी सरकार ने प्रोटेक्शन दे दिया अपने देश के अंदर कि विदेशी प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होने देंगे, आपको अपने देश का मार्केट आपके लिए ओपन है, राइट, आपको पूरा पूरा प्रोटेक्शन है। दैट इज़ प्रोटेक्शनिस्ट या इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी। इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी और प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी इज द वन वेयर गवर्नमेंट पुट्स अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स दैट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट विथ फॉरेन गुड्स, एंड दैट इज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। इसका नुकसान ये होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज नीड नॉट टू कम्पीट विथ फॉरेन प्रोडक्ट्स। आज के डेट में हमारे यहाँ पे टाटा मोटर्स हैं, आज के डेट में जैसे मारुति है, सो दे हैव टू फेस कंपटीशन फ्रॉम फोर्ड मोटर्स। अब तो चलिए फोर्ड इज पुलिंग आउट, जो किया की बात कर लें, MG हेक्टर की बात कर लें, सो दे हैव टू ह्यूंडई की बात कर लें, दे हैव टू फेस कंपटीशन विद देम। दैट इज़ हाउ द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स लाइक टाटा एंड मारुति आर ऑल्सो बाउंड टू अपग्रेड देमसेल्फ। और उस चक्कर में जब उनका बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे, सो दे विल एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो नतीजा क्या हुआ बहुत ज़्यादा नेशनलाइजेशन करने का, कि हमारे देश के अंदर जो अप्रोच हो गई, इकोनॉमिक अप्रोच, वो हो गई प्रोटेक्शनिस्ट, इनवर्ड लुकिंग। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड में एक्सपोर्ट श्रिंक होने लगा। देयर इज अ डेटा दैट विल टेल अस और गिव अस अ गुड आइडिया दैट हाउ आवर एक्सपोर्ट श्रैंक। इसी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था वो 2.4% था ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, जबकि तब हमारा देश काफ़ी गरीब था, आज़ादी के टाइम तो काफ़ी गरीब था। तभी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसका 2.4% एक्सपोर्ट अकेला हमारे देश से हो रहा था, और 1980s तक जाते जाते ये घट करके हो गया 0.42%। और इसका नतीजा ये होगा कि जब एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड नहीं हो पाएगा, और जब फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड नहीं होगा तो दैट विल लीड टू अ प्रॉब्लम नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया ने फेस किया है स्टिफ तरीके से 1991 में, जिसके बाद भारत को LPG रिफॉर्म्स लेना पड़ा ऑन इंसिस्टेंस ऑफ IMF। सो ये सारी चीज़ें हैं। अभी लिबरलाइजेशन इज ए टॉपिक इन इंडियन इकोनॉमी, मेंस टॉपिक, मेंस सिलेबस, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें और डिटेल में डिस्कस करना है, लिबरलाइजेशन से क्या फ़ायदे क्या नुकसान हुए। लेकिन मैं आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा थोड़ा लिबरलाइजेशन पे हम गए क्यों, आखिर LPG रिफॉर्म्स हमने लाया क्यों, वो बैकग्राउंड बता रहा हूँ। सो ये प्रोटेक्शनिस्ट या इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, उसका नतीजा ये हुआ कि एक्सपोर्ट हुआ नहीं, एंड दैट इज़ हाउ वी हैड टू सफ़र। पुअर फिस्कल प्रूडेंस, नेचुरल सी बात है कि व्हेन गवर्नमेंट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सिटीजन्स, सो गवर्नमेंट विल ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर और स्पेंड, आई वुड से, मोर एंड मोर ऑन वेलफेयर स्कीम्स। क्योंकि आप कंपटीशन ला नहीं रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव होने का दो ही तरीका है, या तो वो कॉम्पिटिटिव हो करके और खुद प्रोडक्टिव बने, या उनको सरकार उनका वेलफेयर करे। तो आप कंपटीशन ला नहीं रहे हैं, तो फिर आप सरकार को ही वेलफेयर का ध्यान देना होगा, और वेलफेयर का ध्यान देने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना होगा अलग अलग स्कीम्स में। इस चक्कर में आपकी फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगी,
पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ बनाने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको आज के डेट में नाम दिया गया है रेवरी कल्चर। तो ये सब तमाम प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव नेशनलाइजेशन। अगर बात की जाए स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर के फील्ड में, तो नेशनलाइजेशन के कारण हुआ क्या है कि बैंक्स का एटीट्यूड टुवार्ड्स प्रॉफिट वो बदल गया है। देयर एटीट्यूड और देयर मोटिव हैज़ टर्न्ड फ्रॉम प्रॉफिट टू सर्विस। और वही कारण है कि बैंक्स का जो सरकारी बैंक्स हैं उनका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ही कह देती है कि आप इतना लोन माफ़ कर दीजिए, फार्मर्स का ये लोन एग्जेम्प्ट कर दीजिए, तो नेचुरल सी बात है कि एनपीए तो बढ़ेगा ही ना। अगर बात की जाए इंश्योरेंस सेक्टर में, तो नाउ एलआईसी जीआईसी हैज़ नो मच इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। भाई वो तो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों आपके घर नहीं आती हैं अपना प्रोडक्ट बेचने, आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं उनका प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करने। दैट इज़ द रीज़न वाई लो पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन आवर कंट्री, बिकॉज दीज एलआईसी जीआईसी बिकेम द लार्जेस्ट insurance companies and they themselves were not very much interested in increasing insurance penetration। और यही कारण है कि एक बैंकिंग रिफॉर्म्स पे कमेटी बनाई गई थी, पीजे नायक कमेटी। उसने सजेस्ट किया था कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमें इम्प्रूव करना है उनके परफॉर्मेंस को, तो उनका पूरा का पूरा जो फंक्शनिंग का अप्रोच है उसको ओवरहॉल करना होगा। और पीजे नायक कमेटी का रिकमेंडेशन पे ही या उसी से मिलता जुलता बाकी सारा सजेशंस को एक साथ लेकर के बाद में भारत सरकार लेकर के आई इंद्रधनुष प्लान, जिसमें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड 7 pronged स्टेप्स लाए गए, जिसमें अपॉइंटमेंट हो गया या फिर बैंक्स कंसोलिडेशन हो गया, तमाम चीज़ों पे फोकस किया गया। खासकर एक अलग से बॉडी बनाई गई बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको अब नाम कर दिया गया फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉइंटमेंट ब्यूरो, जिसकी मदद से अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होता है। तो ये तमाम रिफॉर्म्स लाने पड़े हाल फिलहाल में, और ये इसलिए लाने पड़े क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था। इकोनॉमिक सर्वे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 2020 में। वो कहता है कि हर ₹1 जो एक टैक्स पेयर का खर्च होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, उसका वैल्यू हो जाता है 0.71 पैसे या रुपीज़, आई एम सो सॉरी। सरल भाषा में कहें तो हम टैक्स पेयर्स का पैसा ही तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे लग रहा है, तो हमारा ₹1 जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लगता है उसकी वैल्यू घट करके हो जाती है 71 पैसे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स घाटे में हैं। वहीं अगर हमारा पैसा लगता प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, तो वो पैसे की वैल्यू बढ़ करके हो जाती 3.71 रुपी। दैट इज़ आज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑन बैंक नेशनलाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक के नेशनलाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, कुछ तो फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है हायर पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन रूरल एरियाज, या सरल भाषा में कहें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। इट रिमूव्ड मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट मिला है। जनधन योजना आपको पता है लाई भारत सरकार। जनधन योजना में लगभग 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। ये बैंक अकाउंट किसने खोले? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने खोले, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही भारत सरकार की स्कीम्स को मेनली इंप्लीमेंट करती है। तो 46 करोड़ जो बैंक अकाउंट खोले गए मेनली ओपन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड जनधन के बाद उसको आधार और मोबाइल के साथ लिंक करके एक जैम ट्रिनिटी बनाई गई दैट बिकेम बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनी गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू डीबीटी मेथड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मेथड। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आप तभी कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अकाउंट में पैसा आप तभी डाल सकते हैं जब जैम ट्रिनिटी कंप्लीट हो, और जैम ट्रिनिटी के लिए जनधन अकाउंट चाहिए, और वो किसने खोला? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने। तो ये कहना कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर यूजलेस और लाइक वाइट एलिफेंट, दैट इज़ नॉट completely true. Public sector banks are also playing some significant role as far as welfare of general population is concerned. तो नेशनलाइजेशन पे मैंने ब्रीफ में नोट्स यहाँ पे दे दिया है फॉर रिवीजन पर्पस। 1967 ऑनवर्ड्स यू विल सी सीरीज ऑफ नेशनलाइजेशन गोइंग ऑन, मतलब एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन नेशनलाइजेशन, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हो, मतलब बैंक्स को नेशनलाइज किया जाना हो, इंश्योरेंस कंपनी को, कोल सेक्टर को, 6 कॉमर्शियल बैंक्स को, फिर 1980 में नेशनलाइज किया गया। क्या कारण थे नेशनलाइजेशन के पीछे? तो 2 वॉर जो लड़ा गया, लो क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर ओनली 2%, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, स्लो ग्रोथ
that reflects from planned holiday of 66 to 69 and growing regional disparity. और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के अपने फ़ायदे अपने नुकसान, इनएफिशिएंसी, लाइसेंस राज, कोटा राज, प्रोटेक्शनिज्म, पुअर फिजिकल प्रूडेंस, हाई एनपीए, मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर स्टिल लॉस मेकिंग। पॉजिटिव्स भी हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इम्पेटसन ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए यू नीडेड nationalized banks, implementation of government welfare schemes, and especially JAM Trinity was completed with help of nationalized banks that helped in DBT for many schemes. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about undersea volcano in Barents Sea, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. सबसे पहले देखिए Barents Sea है कहाँ. So it is on the border of Norwegian Sea and Greenland Sea. तो नॉर्वेजियन सी और ग्रीनलैंड सी के बॉर्डर पे आप कह सकते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नॉर्थ में और रसिया के वेस्टर्न साइड में ये बैरेंट सी है. एंड बैरेंट सी इज डिवाइडेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज रशिया एंड नॉर्वे. तो इन दोनों देशों के बीच में थोड़े बहुत डिस्प्यूट भी हैं विथ रेस्पेक्ट टू मैनी आइलैंड्स इन बैरेंट सी, रशिया एंड नॉर्वे. तो बैरेंट सी को अगर आप देखें तो इसकी डेप्थ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. इसकी डेप्थ ऑन एन एवरेज 230 मीटर्स है. हाईएस्ट या मैक्सिमम डेप्थ जो है वो 600 मीटर्स तक है, उससे ज़्यादा नहीं है. सो यू कैन से इट्स अ क्वाइट शैलो सी, बैरेंट सी, शैलो सी. अभी करेंटली न्यूज़ में क्यों आया बैरेंट सी? क्योंकि जियोलॉजिस्ट ने बैरेंट सी के अंदर दे हैव फाउंड massive undersea volcano, a volcano that is erupting large amount of mud, fluid and gas from earth's interior. अभी volcano क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं. It is an opening or rupture in earth's surface that allows magma, hot liquid and semi-liquid to erupt from earth's crust and come on the surface of the earth. तो ये होता है volcano. लेकिन some of the volcanoes do happen in undersea region as well. तो वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स आर प्लेसेस वेयर वोल्केनिक इरप्शंस डू हैपन. तो जहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उन जगहों को कहा जाता है वोल्केनिक हॉटस्पॉट. और ज़्यादातर आपको वोल्केनिक हॉटस्पॉट दिखेगा उन जगहों पे जहाँ अर्थ के क्रस्ट के बीच में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हो, या दूसरे भाषा में कहें तो अर्थ के दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हों. जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो प्लेट्स यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो इसी जगह पे आप देखोगे कि वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स बनते हैं और कई सारे जगहों से वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं. टेक्टोनिक हॉटस्पॉट्स मतलब टू टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, वो होता है टेक्टोनिक इंटरैक्शन जोन. और वहीं पे फिर बनते हैं टेक्टोनिक हॉटस्पॉट्स जहाँ से बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन होता है. अब टेक्टोनिक इंटरैक्शन आपने अपने बेसिक ज्योग्राफी क्लास में ज़रूर पढ़ रखा होगा. अलग अलग तरीके का होता है. कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट, ओशन कन्वर्जेंट, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट, और एक होता है ओशन डाइवर्जेंट, जहाँ पे ये जो दोनों ही प्लेट्स हैं अगर आप देखोगे तो ये प्लेट मार्जिन है. इस प्लेट मार्जिन के दोनों साइड में जो प्लेट्स हैं वो ओशनिक प्लेट्स हैं. और ये प्लेट जो है ओशनिक प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हो, डाइवर्ज हो रहे हो, तो दिस जोन और दिस इंटरैक्शन विल बी नोन एज ओशन डाइवर्जेंट टेक्टोनिक इंटरैक्शन. ओशन डाइवर्जेंट टेक्टोनिक इंटरैक्शन क्यों होता है उसके पीछे का भी कारण है, आपने बेसिक ज्योग्राफी में जरूर पढ़ रखा होगा. इस क्रस्ट के नीचे चलने वाला मैग्मा. तो अगर मैग्मा इस तरीके से चल रहा है, मैग्मा एक दूसरे से डाइवर्ट हो रहे हैं, टू आर्म्स ऑफ मैग्मा आर डाइवर्टिंग और डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो नेचुरल सी बात है कि इसके ऊपर का जो ओशनिक क्रस्ट होगा दे विल ऑल्सो डाइवर्ज अवे फ्रॉम ईच अदर. उस प्रोसेस में थोड़ा सा मैग्मा अर्थ सरफेस पे भी निकल करके आता रहता है एंड दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मिड ओशनिक रीजेज. इस तरीके की छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिड ओशनिक रीजेज बनती हैं और बीच बीच में कहीं कहीं पे वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स बन जाता है जहाँ से अंडर सी वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं. और यही हो रहा है बैरेंट सी में. बैरेंट सी कहीं यहाँ पे है और आप देखो तो ये दो ओशनिक प्लेट्स हैं
नॉर्थ अटलांटिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। और नॉर्थ अटलांटिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं और अंडर सी डाइवर्जेंस के कारण यहाँ पे वोल्केनिक eruptions हो रहा है, जिस कारण से ये अंडर सी वोल्केनो बन रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुबनसिरी प्रोजेक्ट दैट हैज बीन डिलेड फर्दर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सुबनसिरी एक रिवर है विच इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आ रही है यहाँ से और उसके राइट हैंड साइड से आ रही है सुबनसिरी नदी। तो दैट मेक्स इट सुबनसिरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी of Brahmaputra. It rises in Tibet region of Himalaya. It flows in the east and southeast through lower Subansiri district of Arunachal Pradesh and then it joins Brahmaputra at or near Lakhimpur district of Assam. तो यहाँ कहीं लखीमपुर के आसपास सुबनसिरी ने ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है वो। सुबनसिरी इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड रिवर बाय लोकल्स बिकॉज ऑफ द गोल्ड डस्ट, जिसको हम लोग प्लेसर गोल्ड भी कहते हैं, छोटे छोटे गोल्ड डस्ट। तो होता क्या है कि ये नदियाँ कभी कभार ऐसे पहाड़ों से होकर के गुजरती हैं जहाँ के आसपास में थोड़ा बहुत गोल्ड डिपॉजिट मिलता है। तो गोल्ड डिपॉजिट को लगातार ये लोग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इरोड करते रहते हैं और गोल्ड को कैरी करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ डस्ट। दैट इज वाई प्लेसर गोल्ड इज कैरिड बाय दिस सुबनसिरी रिवर एंड दस इट्स नेम सुबनसिरी गोल्डन रिवर। अभी सुबनसिरी रिवर के ऊपर एक डैम बनाया जा रहा है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम। ये एक तरीके का ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट है। ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है जो कंक्रीट से बनाया जाता है, कंक्रीट, सीमेंट, स्टोन, इन सब से बनाया जाता है। ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट में रिवर के फ्लो को होल्ड किया जाता है कुछ देर तक, फिर उसके वाटर को ऐसे गिरने के लिए अलाउ किया जाता है और फिर उसकी मदद से इसे टरबाइन घुमाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट। A gravity dam project is being developed at the border region of Assam and Arunachal Pradesh on Subansiri River. लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है। दिस प्रोजेक्ट वॉज इन फैक्ट स्टार्टेड इन 2009 itself, लेकिन 2013 में अभिजीत शर्मा नाम के एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने एनजीटी में जाकर के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाकर के केस कर दिया अगेंस्ट दिस सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट कि दिस हाइडल प्रोजेक्ट विल हैव इकोलॉजिकल थ्रेट ऑन एरियाज अराउंड। एनजीटी ने इस प्रोसेस को हॉल्ट कर दिया 2 साल के लिए, लेकिन 2013 में एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से अप्रूवल दे दिया। अभिजीत शर्मा रुके नहीं, देन ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन के लिए इस प्रोजेक्ट पे होल्ड लगाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को सही डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि येस इट इज़ ओके, इट विल नॉट हैव मच डैमेज ऑन लोकल इकोलॉजिकल सिस्टम। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, ये प्रोजेक्ट लगभग 8-9 साल डिले हो गया। 2019 में वापस इस प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ और इसको नया टारगेट दे दिया गया 2023 का, अभी का, कि 2023 के जून जुलाई तक जाकर के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट। लेकिन अब न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है कि द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिलेड फॉर 6 more months, सो इट विल बी नाउ कंप्लीटेड बाय जनवरी 2024। तो आप समझिए लगभग कॉस्ट एंड टाइम ओवररन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। टाइम ओवररन तो लगभग आप मानो 10 साल से भी ज़्यादा का हो चुका है ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो इतना सारा टाइम ओवररन हुआ है। अभिजीत शर्मा जी उसके पीछे एक बड़े कारण हैं। तो कभी भी अगर मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हों और आपको इस तरीके का आर्ग्यूमेंट लिखना है कि एक्सेसिव इन्वायरमेंटल ओवरसाइट ऑन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लीड्स टू डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, अगर ऐसा कुछ लिख रहे हों तो वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इन्वायरमेंटल ओवरसाइट द प्रोजेक्ट सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट गॉट डिलेड फॉर ओवर मोर देन 10 years and it is yet to be completed. So excessive cost and time overrun could be seen in Subansiri Hydel project because of excessive environmental oversight. The next article is about commemorative coins on new parliament and this topic is important from prelims exam point of view. देखिए हमारे नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ 28 मई को और उस इनॉग्रेशन को मार्क करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारी सरकार ने एक कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज़ किया है फॉर दिस ओकेजन। ये 75 रुपीज़ का कॉइन इस तरीके का रिलीज़ किया है हमारी सरकार ने।
कॉमेमोरेटिव कॉइन होता क्या है? अ कॉइन प्रोड्यूस टू मार्क अ स्पेशल ओकेजन, इवेंट और इशू। तो ये यूनिक डिज़ाइन के कॉइन होते हैं एंड दे रिफ्लेक्ट द ओकेजन फॉर विच दे आर क्रिएटेड। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉमेमोरेटिव कॉइन्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर जनरल सर्कुलेशन। आम आदमी को इन जनरल ये नहीं मिलेगा, जनरल सर्कुलेशन में दे आर नॉट यूज्ड। हाँ, लेकिन अगर आपको ये कॉमेमोरेटिव कॉइन चाहिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देन यू कैन procure these commemorative coin, or you can acquire these commemorative coins by applying on a website of Securities of Printing and Minting Corporation of India Limited। इसके वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कीजिए तो आपको ये कॉमेमोरेटिव कॉइन मिलेगा, अदरवाइज ये जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं लाया जाता है। पहला जो कॉमेमोरेटिव कॉइन था हमारे देश का वो 1964 में रिलीज़ किया गया था इन ऑनर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हु पास्ट अवे दैट ईयर। ये जो कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज़ किया गया है 75 रुपीज़ का, इसमें बीच में लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर है, सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है, दोनों ही साइड में भारत और इंडिया लिखा हुआ है इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश, और दूसरे साइड में फिर लिखा हुआ है न्यू पार्लियामेंट, संकुल सदन। बात की जाए कॉइन मिंटिंग की, कॉइन को बनाने का अधिकार, तो कॉइन मिंटिंग का जो पावर है वो पूरी तरह से भारत सरकार का है, इसमें आरबीआई का कुछ खास रोल नहीं है। द कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू डिजाइन एंड मिंट कॉइन्स इन वेरियस डिनोमिनेशन। तो इन केस ऑफ कॉइन्स द रोल ऑफ आरबीआई इज क्वाइट लिमिटेड, इट इज जस्ट देयर टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉइन्स। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना होता है, लेकिन नॉर्मल कॉइन्स भी भारत सरकार ही मिंट करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है आरबीआई का। देखो ध्यान से समझो, कॉइन रिलीज करना या नोट रिलीज करना, करेंसी, ये सोवरेनिटी की पहचान है। तो फॉर लार्जर पर्पस अब नोट वगैरह तो भारत सरकार ने आरबीआई को छाप करके रिलीज करने का काम दे दिया है, क्योंकि ये सारा काम भारत सरकार इतना हेडेक नहीं ले सकती। लेकिन भारत सरकार फॉर सिंबॉलिक पर्पसेस कॉइन खुद मिंट करती है और रिलीज करवाती है, दैट इज फॉर you may say symbolic purpose to mark as the sign of sovereignty। who is the sovereign? Government of India। तो उनका रिलीज किया हुआ सिक्का चल रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज द साइन कि हम भारत सरकार को एक लेजिटिमेट अथॉरिटी की तरह मानते हैं। और बाकी नोट वगैरह को छापने का अधिकार आरबीआई को दिया गया है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉइनेज एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार कॉइन मिंट कराती है, आरबीआई का काम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स टाइम टू टाइम भारत सरकार बनाती है। कौन से कॉमेमोरेटिव कॉइन्स बनाती है भारत सरकार या बनाएगी, उसका फैसला भारत सरकार ही लेती है, बट समटाइम्स थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट कैन ऑल्सो गो। यू एंड मी कैन ऑल्सो राइट मेल्स रिक्वेस्टिंग कि फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ए कॉमेमोरेटिव कॉइन शुड बी रिलीज्ड। भारत सरकार के 4 मिंट्स हैं कॉइन बनाने के, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल जो है उसमें ये सेकंड स्टेटमेंट यहीं जाकर के गलत हो गया। मैंने कल कहा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन ए एंड डी। तो पहला ऑप्शन तो अपने आप सही हो गया क्योंकि ए एंड डी में आपको डिसाइड करना है। तो अब डी पे देखते हैं। एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन, दैट इज ट्रू। चंद्रयान 3 में तो आपको पता है पहला स्टेटमेंट सही है, ये चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर यूज़ करेगा, लेकिन दूसरा गलत है, जापान का कोई रोल है नहीं। आरटीजीएस और एनईएफटी ये स्टेटमेंट्स रिवर्स किए हुए हैं। आरटीजीएस में रियल टाइम पेमेंट होता है, एनईएफटी में नेटेड पेमेंट होता है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। और सेनकाकू आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड चाइना। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।